कहते हैं ज्यादा बॉस के आगे नहीं चलना चाहिए और जानवरों के पीछे नहीं चलना चाहिए। बॉस कब काट खाए वह पता नहीं चलता है और जानवर कब दुलत्ती मार दे वो भी पता नहीं चलता है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी ही बहन के लिए लिया है कुछ ऐसा फैसला जिसके बाद यह कहावत बिल्कुल सही फिट बैठती है। तो वहीं दूसरी तरफ WHO की जो साजिश है वह बाहर आ गई, वो भी भारत के खिलाफ, और इस साजिश के पीछे जो खड़ा है वो भी समझ में आ गया। आखिर WHO ने भारत के लिए ऐसा क्यों किया? तो सबसे बड़ी खबर, क्या भारत ने भी B2 स्टील्थ बॉम्बर्स की तरह अपना बॉम्बर बना लिया है? जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। हाल फिलहाल में किम जोंग उन की बहन बहुत ज्यादा सक्रिय दिखाई दी राजनीति में, जिसके बाद किम जोंग उन की जगह उनके उत्तराधिकारी होने की घोषणाएं भी होने लगी। कई तरह के अफवाहों का बाजार भी गर्म हो गया और कई जगह तो ये भी कहा जाने लगा कि किम जोंग उन ऊपर पहुंच चुके हैं, अब उनके जगह पे आ चुकी हैं किम की बहन। हाल के दिनों में उत्तर कोरिया की राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई थी उनकी बहन किम जोंग उन की, और हाल ये हो गया था कि किम की जगह उनकी बहन को उत्तराधिकारी तक समझा जाने लगा था। हद तो तब हो गई जब किम जोंग उन के बारे में ये खबरें आने लगी कि वो अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो स्वर्ग सिधार चुके हैं और अब उनकी जगह बहन ने कमान संभाल ली है। आपको क्या लगता है, क्या किम जोंग उन को ये सब बर्दाश्त होना था? जैसे ही सत्ता पे वापस लौटे किम जोंग और उनकी शक्ल दिखाई दी सार्वजनिक जगहों पर, उसके बाद उनकी बहन की शक्ल गायब हो गई, वह दिखने ही नहीं लगी। यहाँ तक कि उत्तर कोरिया ने जिस परेड का आयोजन किया था उसमें भी वो दिखाई नहीं दी। और अब उत्तर कोरिया के तानाशाह ने अपने देश की सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की शक्तिशाली पोलित ब्यूरो में से अपनी बहन को हटा दिया है। किम के इस कदम से उनकी बहन को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है और माना ये जा रहा है कि उत्तर कोरियाई तानाशाह ने अपनी बहन के बढ़ते प्रभाव के बीच यह एक मिश्रित संकेत दिया है। इससे पहले पार्टी की बैठक हुई थी 38 नेताओं की, लेकिन उसमें किम की बहन नजर नहीं आई थी। लेकिन इससे पहले किम की बहन दूसरे नंबर की नेता की हैसियत से काम कर रही थी। वैसे लग तो यही रहा है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह ने दुलत्ती दे दी है। तो वहीं दूसरी तरफ कहते हैं ना, मजनू को लैला का कुत्ता भी प्यारा, और जब हाल ये हो कि मजनू का घर लैला चला रही हो। दरअसल WHO की फंडिंग में किसका सबसे बड़ा हाथ है यह पूरी दुनिया जानती है। चीन अपने पैसे सबसे ज्यादा लगाता है, अमेरिका जो लगा रहा होता था वह WHO से बाहर हो चुका है। ऐसे में WHO का असल में कोई सर्वोसर्वा बचा है तो वो चीन ही है। WHO चाहकर भी कुछ ऐसा नहीं कर सकता है जो चीन न चाहता हो। अब WHO ने वही गलती कर दी है। दरअसल चीन किसी न किसी तरीके से कई मुद्दों में भारत को उलझा कर रखना चाहता है, खास करके अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में। अब की चीन ने सहारा लिया है WHO का। दरअसल WHO ने एक मानचित्र, एक मैप प्रकाशित करा है पूरी दुनिया का, जिसमें यह दिखलाया गया है कि कहां महामारी किस हाल में फैली है और कहां अभी तक नहीं फैली हुई है। इस मानचित्र में सबसे बड़ी गड़बड़ी ये है कि हाल ही में 2 केंद्रीय शासित प्रदेश बनाए गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उन्हें ग्रे कलर के रंग से दिखाया गया है, जबकि पूरा भारत नीले रंग से दिखाया गया है। इसके अलावा अक्साई चीन को विवादित सीमा को नीली धारियों के साथ दिखलाया गया है, जिसे देखने से ये लगता है कि ये चीन का हिस्सा है। ये मानचित्र विश्व स्वास्थ्य संगठन के डैशबोर्ड पर लगा हुआ है, जहां पर महामारी के ताजा मामलों की जानकारी मिलती है। ऐसे में भारत की तरफ से विरोध शुरू हो गया। विरोध के बाद WHO यह कह रहा है कि यह मानचित्र संयुक्त राष्ट्र संघ के दिशा निर्देशों के अनुसार ही बनाया गया है। नक्शे को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर भारत से अलग है। चीन विश्व स्वास्थ्य संगठन को सबसे ज्यादा फंड देता है और पाकिस्तान चीन से कर्जा लेता है। ऐसे में ये दोनों ही देश ऐसे हैं जो किसी न किसी मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बनाना चाहते हैं भारत के खिलाफ। जिस तरह से इस महामारी काल में भारत ने अपनी भूमिका निभाई है, WHO को भारत का धन्यवाद करने की बजाय इस तरह की साजिश में शामिल होना यह दिखलाता है कि अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अब बिल्कुल नए सिरे से बनाना चाहिए। सब में दीमक लग चुका है और कीड़े पहुंच चुके हैं। आधुनिक युग में सबसे खतरनाक हथियारों में आते हैं बॉम्बर्स। स्टील्थ बॉम्बर्स की बात करें तो इस वक्त अमेरिका का B-2 स्पिरिट बॉम्बर सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। लेकिन अब प्रश्न यह उठ रहा है कि क्या भारत ने इस क्षेत्र में सफलता पाई है? अभी तो यह निकल कर भी आ गया है कि चीन ने भी नकल करके H-20 बॉम्बर्स बना लिए हैं, लेकिन भारत कहां तक पहुंचा है? वैसे भारत के DRDO में कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो गुप्त रूप से चलाए जा रहे हैं और गुप्त परियोजनाओं में आते हैं, जिनमें से एक है ऑरा, जो कि अब स्विफ्ट के नाम से जाना जाता है। हालांकि ऑरा की डिजाइन को जब आप देखेंगे तो ये लगेगा बिल्कुल B-2 बॉम्बर्स की तरह, बस इसका आकार छोटा है और इसे ड्रोन के लिए बनाया गया है और ड्रोन के रूप में ही इस्तेमाल होने की बात भी कही गई है। हालांकि इसमें इस्तेमाल होने वाला इंजन कहा जा रहा है कि रूस का है और बाकी सारी चीजें स्वदेशी हैं। इसी साल भारत इसका परीक्षण भी करने वाला है। ऑरा, स्विफ्ट या घातक तीनों इसके नाम हैं और अब सरकार इसमें पूरी तरीके से पैसे लगा रही है और साथ ही साथ इसे तेजी से बनाने की ओर अग्रसर है। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरह से MCA के तहत भारत 5th जनरेशन के स्टील्थ फाइटर प्रोग्राम में जुड़ा हुआ है, उस बीच क्या भारत दरअसल में एक बॉम्बर बना रहा है जो कि B-2 बॉम्बर्स के समान होने वाला है। हालांकि इस स्टील्थ ड्रोन के बारे में यही कहा जा रहा है कि यह भी बिल्कुल उसी तरीके से बनाया जा रहा है और उसी तरीके से इसका परीक्षण होगा जैसे कि B-2 बॉम्बर्स का होता है। ये अपने साथ बम ले जाएंगे और मानव रहित स्टील्थ डीप स्ट्राइक बॉम्बर की तरह काम करेंगे। और अब यह कहा जाने लगा है कि इसके सफल परीक्षण का मतलब है कि DRDO कहीं अचानक से इसके बड़े रूप B-2 बॉम्बर्स की तरह निकाल कर दुनिया को चौंका दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि DRDO के अंदर पहले से भी कई ऐसे परियोजनाएं चल रही हैं जो कि काफी गुप्त हैं और अचानक से दुनिया के सामने रखी जा सकती हैं और दुनिया उससे चौंक सकती है। वैसे आपको क्या लगता है? स्विफ्ट के यानी इस UAV के कई सारे मॉडल हैं, लेकिन B-2 बॉम्बर्स जैसा जो मॉडल है वह कहीं न कहीं इसी ओर इशारा कर रहा है कि भारत भी अपने बॉम्बर्स को बनाने में लगा हुआ है, वो भी स्टील्थ बॉम्बर्स। क्या आपको ऐसा लगता है कि DRDO इस तरह की किसी परियोजना में काम कर रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।